टॉपिक क्या था अपना? फसल चक्र सघनता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में हम लोग कितने फसलों को एक वर्ष में बो रहे हैं, उसके हिसाब से क्या निकलेगा? फसल चक्र सघनता। या एक साल में कितने फसलों को क्या कर रहे हैं? रोटेट करके बो रहे हैं। या हमारे फसल चक्र में कितने फसल कितने वर्ष में बोई जा रही है। इन सब चीज के आधार पर क्या निकलता है? फसल चक्र सघनता। इसको शॉर्ट में CI भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शॉर्ट में CI भी बोलते हैं। तो इसको निकालने का फार्मूला फिर से बता देता हूं बेटा। क्या है? फसल चक्र सघनता का सूत्र फसलों की संख्या का बटे फसलों की अवधि इंटू 100। मतलब नंबर ऑफ क्रॉप अपॉन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इंटू 100। तो अपन को इस फार्मूला में दो चीज दिख रहा है, तो फसलों की संख्या निकालना है और दूसरा फसलों की अवधि पता होना चाहिए। फसलों की संख्या और दूसरा फसलों की अवधि। ठीक है, तो संख्या और अवधि को निकालने के लिए कुछ नियम का फॉलो करना पड़ता है। फिर से उस नियम में चलते हैं। नियम को फॉलो करना है। क्या क्या नियम है बेटा? पहला नियम ये बोल रहा है कि जब भी हम फसल चक्र में फसलों की संख्या गिनेंगे, हरी खाद और प्रतिभूमि को फसल नहीं मानेंगे। मतलब जिन फसलों को हरी खाद के लिए बोया गया है, खाद बनाने के लिए, उनको फसल नहीं मानेंगे। मतलब उसको काउंट नहीं करेंगे। संख्या गिनना है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। और प्रतिभूमि जो रहेगा उसको भी काउंट नहीं करेंगे। अब देखो, कभी कभी प्रतिभूमि डायरेक्ट लिखा करके आता है और कभी कभी नहीं लिखाता है। इसको समझना पड़ेगा। जैसे बेटा, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि सोयाबीन, ये कौन सा मौसम का समझ आ रहा है? खरीफ का है। ठीक है ना। उसके बाद मैं डायरेक्ट बो देता हूं क्या? मूंग बो देता हूं, मान लो मूंग, या मक्का बो देता हूं मूंग की जगह। तो मुझे ये समझ आ रहा है सोयाबीन खरीफ का है, रबी का जो यहाँ पर मौसम आया है वो परती छोड़ा गया। यहाँ पे रबी का कोई फसल दिख रहा है? नहीं। मूंग खरीफ का है और खरीफ और एक जायद दोनों में बोया जाता है, और मक्का भी खरीफ और जायद में बोया जाता है। तो यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है कि एक मौसम में फसल नहीं बोया गया, तो वहां पर क्या की गई है? परती छोड़ी गई है। ऐसे अपन को समझना पड़ेगा। या फिर कभी कभी डायरेक्ट ऐसे लिखा के आता है, जैसे सोयाबीन डैश परती ऐसे करके लिखाएगा, उसके बाद डैश करके मूंग। तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जितने भी हरी खाद वाली फसल है, प्रतिभूमि को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसको फसल नहीं माना जाएगा। फिर दूसरा बोल रहा है नियम, जब हम लोग खेत में दो फसल को एक साथ बोते हैं, एक ही मौसम रहेगा और बुआई का समय भी सेम रहेगा, तो उस समय दोनों फसलों को दो फसल ना मानकर केवल एक फसल मानेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं सोयाबीन। ठीक है, फसल चक्र का ये आप लोग को साइन याद रखना है, ऐसे रहता है। इसका मतलब क्या है? इसके कटने के बाद। ठीक है, अगर साइन ऐसे रहा चना प्लस सरसों, तो ये प्लस का मतलब क्या होगा बेटा? चना और सरसों के बीच में जो प्लस लगा है उसका मतलब ये होगा कि चना और सरसों को एक ही खेत में एक साथ बोई गई है। तो उस समय हम चना और सरसों को दो फसल नहीं गिनेंगे, एक ही फसल गिनेंगे, क्योंकि इसको एक ही मौसम में बोया गया। तो सीधी सी बात ये है कि हम लोग जब फसलों को गिनते हैं तो उसके नंबर्स को नहीं देखते, उसके समय को देखते हैं कि कितने समय में कितना फसल बोया गया। अगर यहाँ पर चना सरसों के साथ और कोई मिक्स करके और एक आध और क्रॉप रहता, तब भी हम कितना गिनते? एक ही गिनते। ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशन रहा कि दो फसलों के बीच में प्लस रहेगा, तो प्लस के पहले वाले और प्लस के बाद वाली फसल को केवल एक ही गिनेंगे। समझ आ गया? ठीक। तो जैसे अगर ऐसा लिखा रहता क्वेश्चन सोयाबीन, उसके बाद ऐसे करके चना प्लस सरसों, तो यहाँ पर फसलों की संख्या टोटल कितना होगा? 1 और 2। ठीक, आगे चलते हैं भाई। तीसरा ये बोल रहा है बेटा कि अगर आप लोग को अवधि नहीं पता है वो भी फसल का, क्योंकि फसलों की संख्या कैसे गिनते हैं ये तो पहला और दूसरा नंबर से समझ आ गया।
बट अवधि गिनना है तो आपको ये पता होना चाहिए गन्ना 18 महीने का फसल है और गन्ने की जो पेड़ी है वो 12 माह का होता है। गन्ने की पेड़ी बता दिया, गन्ने के मुख्य फसल को काटते हैं और काटते समय उसके कुछ भाग को छोड़ देते हैं और वही बचा हुआ भाग क्या करता है, फिर से ग्रोथ कर करके एक नया गन्ना का पौधा बनाता है। उसी नए गन्ने के पौधे को क्या बोलते हैं, पेड़ी बोलते हैं। रिटर्निंग क्रॉप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटर्निंग क्रॉप। ठीक है, तो गन्ना 18 और गन्ने की पेड़ी 12। उसके बाद आता है एक अरहर। अरहर बहुवर्षीय वाला भी अरहर होता है। ठीक है, तो अरहर और कपास इसको 6 माह का फसल माना जाता है। ठीक है, और अरहर और कपास दोनों खरीफ का रहेगा, याद रखिएगा, अरहर और कपास दोनों खरीफ का। इसके अलावा जितने भी फसल है सब 3 से 4 महीने का होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने। क्लियर? और एक और फसल है बेटा, कौन सा, मूंग। ये मूंग जो है ना कैच क्रॉप है, मतलब बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 2 माह लगता है। कितने माह? 2 माह लगता है। ठीक है, कैच क्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप अपने मुख्य मौसम में फसल बोना चाह रहे हो, जैसे खरीफ में बोना चाह रहे हो तो खरीफ में बुआई कब करेंगे, जुलाई तक हो जानी चाहिए कम से कम। लेकिन आप जून और जुलाई में बुआई नहीं कर पाए तो आपका 1 महीना खराब हो गया। अब आपको आने वाले सीजन के पहले उस खेत में कोई ऐसी फसल बोना है जो आने वाले सीजन के पहले पक करके तैयार हो जाए। तो मैं ये 2 माह वाला बो सकता हूँ क्या? बिल्कुल बो सकता हूँ, क्योंकि आने वाले सीजन के पहले अगर मैं इस फसल को बोऊं तो उसके आने के पहले ये कट करके खेत से निकल जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसको कैच क्रॉप बोलते हैं। तो मूंग कितने माह का है? 2। गन्ना 18, गन्ने की पेड़ी 12, अरहर और कपास 6। इसके अलावा जितने भी फसल है 3 से 4। क्लियर हो गया? चलिए अब एक जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये जो स्क्रीन में दिख रहा है कल इसको बना लिए थे अपन, मैं खुद से आप लोग को लिखा एक डेमो से समझते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन, फसल चक्र सघनता निकालना है। कैसे निकालना है कि मैं बो दिया मूंगफली, ठीक, डैश, ठीक, उसके बाद बो दिया भाई मैं सरसों बो दिया, ठीक, उसके बाद मैं बो दिया क्या, जैसे अरहर बो दिया, फिर उसके बाद आलू। इसका अपन को फसल चक्र सघनता निकालना है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। ठीक है ना? तो मुझे सबसे पहले सूत्र में क्या दिखेगा बेटा, फसलों की संख्या, नंबर ऑफ क्रॉप, फसलों की संख्या। ठीक है, चलो भाई बटे में क्या रखेंगे बेटा, ये फसलों की क्या रहेगी, अवधि रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इनटू क्या रहेगा, 100। अब सबसे पहले मुझे फसलों की संख्या लिखना है। तो यहाँ पे कहीं पर प्लस दिख रहा है, कहीं पर हरी खाद दिख रहा है, कहीं पर प्रति छोड़ा हुआ दिख रहा है छोड़ा हुआ है, तो अपन डायरेक्ट नहीं गिनेंगे। प्रति अगर रहता तो उसको गिनते क्या, नहीं गिनते। ठीक है ना? तो 1, 2, 3 और 4, तो मैं क्या डाल दूं बेटा, 4। अब अवधि गिन रहा है मुझे कि ये जो फसल बोया गया है वो कितने वर्ष। तो आपको ये याद रखना है कि जब कृषि का कैलेंडर स्टार्ट होता है तो वो 1 जून से स्टार्ट होता है और 31 मई तक चलता है। 1 जून से स्टार्ट होता है बेटा और कब तक चलेगा, 31 मई तक। तो मुझे 1 जून और 31 मई तक के जितने भी फसल बोएंगे उसको 1 वर्ष माना जाएगा। ठीक है ना? और कोई फसल 31 मई के बाद शुरू, 31 मई के बाद क्या आता है, 1 जून आता है। समझ आएगा ना? तो ये 1 वर्ष रहेगा, क्योंकि कृषि कैलेंडर कब से माना जाता है, 1 जून से 31 मई। तो कोई भी फसल चक्र स्टार्ट करेंगे तो उसको गिनना कहाँ शुरू करेंगे, जून से, 1 जून से। क्लियर? तो अब देखते हैं, मूंगफली खरीफ का है, मतलब ये जून से जुलाई में बोई जाती है। और ये कितने माह का फसल है भाई, 3 से 4 माह। ठीक है ना?
अब ये कटने के बाद ये कौन सा मौसम का है बेटा? ये भी कितने माह का है? 3 से 4 माह। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है भाई साहब? अरहर। अरहर कौन से मौसम का है? खरीफ। मतलब इसको कब बोया गया है? जून जुलाई। अब देखो यहां से यहां तक एक वर्ष कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जायद में यहाँ पर फसल बोए हैं क्या? मतलब फरवरी मार्च से हम लोग मई तक कोई भी फसल नहीं उगाया, डायरेक्ट जून में उगाया। तो यहाँ इसको देखो ना भाई, 1 जून से मैं स्टार्ट किया 31 मई तक, और ये जो फसल बोया जा रहा है वो 31 मई के बाद बोया गया, मतलब ये दूसरे साल में आ गया, दूसरे कृषि वर्ष में बोया गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष हो जाएगा मेरे भाई? और यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ष। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो अरहर खरीफ का है, ये भी अक्टूबर नवंबर तक कट जाएगा, उसके बाद नवंबर से दिसंबर में आलू बोएंगे और ये भी कट जाएगा। उसके बाद और कोई फसल है क्या? मतलब हमने फसल चक्र में ये 4 फसल को शामिल किया है, और इसमें कितना समय लग रहा है? 2 वर्ष। ठीक, अब क्या कर देंगे बेटा? 100। तो इसको भाई काट दो चुपचाप, तो 2 आ जाएगा, और 2 का गुना 100 से करोगे तो 200%। हमेशा आपका जो फसल चक्र सघनता आएगा वो प्रतिशत में रहेगा। ठीक है, ये समझ आएगा? बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। जैसे बेटा कोई फसल चक्र स्टार्ट हो रहा है, मान लो मूंगफली में दिए सरसों से स्टार्ट हुआ है, तो आपको जून जुलाई को भी काउंट करना है समय में। समझ आ गया? ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से यहाँ तक काउंट कर दी खत्म, आपको हमेशा जून और जुलाई को लेकर के चलना है। हो सकता है सरसों बोया गया डायरेक्ट और जून जुलाई में क्या रखी गई हो? वर्ती रखी गई हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, चलिए बेटा क्वेश्चन दूसरा ये है आप लोग के लिए, फसल चक्र सघनता के लिए बड़ा इजी सा है, आसान सा है, बट थोड़ा सा समझना है। पहला हरी खाद दिया हुआ है, फिर आलू, आलू के बाद गन्ना बोया गया, गन्ने के बाद उसकी पेड़ी की फसल। ठीक है, तो ऐसे देखने पर हमको कितना, पहले तो फसल की संख्या निकालना है। तो ये फसल गिनेंगे क्या हरी खाद को? नहीं गिनेंगे, लेकिन इसके समय को गिनना है, समय को गिनना है, फसल भले नहीं मानेंगे, समय गिनेंगे। तो आलू दिख रहा है, तो ये कब हरी खाद कब बोया गया होगा? खरीफ में। तो ये कितने माह का हो गया बेटा? 3 से 4। ओके, मान लो 2024 के है ना जून जुलाई में इसको बोया गया है भाई। क्लियर हो गया? उसके बाद आलू को बोया गया, ये कब बोया गया भाई? अक्टूबर से नवंबर में बोया गया, और अक्टूबर नवंबर के बाद कट गया। ठीक है ना? अब देखो गन्ना का जो खेती होता है वो कब होता है? 2 बार कर सकते हैं, एक तो अक्टूबर नवंबर में और एक बसंतकालीन। बसंत काल कब आता है बेटा? फरवरी से मार्च। तो हो सकता है इसको फरवरी से मार्च में, क्योंकि ये कब तक कट जाता है आलू का? फरवरी मार्च में कट जाएगा। फरवरी मार्च के बाद अगर बोते हैं गन्ना तो ठीक है, चलो वहां से काउंट करते हैं। तो ये 18 माह का है भाई। कितने माह का? 18। और इसके जस्ट कटने के बाद क्या बोएंगे बेटा? ये कितने माह का होता है? 12। तो 12 माह, और ये कितना हो गया? 30 हो गया। 30 और इसको मिला लो भाई, ये 3 महीने का, ये 3 महीने का, 36 हो गया। मतलब 36 माह, मतलब कितने वर्ष? 3 वर्ष। हाँ, फसलों की संख्या बताओ। 1 2 3। तो मैं ऊपर में 3, और फसलों की अवधि कितना हो रहा है? 3 वर्ष। तो 3/3 गुना 100। ये कट गया 1 और गुना 100, कितना आएगा बेटा? 100%। समझ आ गया? अच्छा, अब आप लोग को यहाँ पर एक बढ़िया सा चीज बता रहा हूं। ठीक है, क्या कभी भी फसल चक्र सघनता 100% से कम हो सकता है क्या? ये निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे मन में डाउट आता है कि क्या फसल चक्र सघनता 100 से कम हो सकता है? कोशिश करते हैं। मैं चलो साल में कुछ फसल बोता हूँ,
कितना फसल? साल में एक फसल बो रहा हूं, मतलब साल कितना है? एक, और एक फसल बो रहा हूं मतलब तब भी क्या आ रहा है भाई? मतलब फसल चक्र सघनता कभी भी 100 से कम नहीं है। फसल चक्र में कम से कम एक फसल तो लेना पड़ेगा, और एक फसल का अपना खुद का ड्यूरेशन तो भाई 2 माह भी रहा तो उसको 1 वर्ष में लेंगे। समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आता है, फसल चक्र सघनता कभी भी 100% से कम नहीं होता है, बढ़ सकता है। कितने तक जा सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? एक साल में अगर आप मैक्सिमम 4 क्रॉप बो सकते हो क्या? तो अगर आप 4 फसल बो रहे हो एक साल में तो कितना होगा भाई साहब? 4 गुना 100 बराबर 400। मतलब इससे ये चीज समझ आ रहा है कि मैं एक वर्ष में फसलों की संख्या जितना रखूं उतनी फसल चक्र सघनता क्या होगी? ज्यादा होगी, और जितना फसलों की संख्या मैं कम रखूं एक साल में उतना हमारा फसल चक्र सघनता कम होगा। तो फसल चक्र सघनता से हमको ये पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में साल में कितनी फसल बोई जा रही है। समझ आ गया? समझ आ गया जी? ठीक, उससे ये पता चलता है। अब हमारे भारत की जो फसल चक्र सघनता है मेरे भाई, उसको समझेंगे कितना है बाद में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोग को दूं? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है फसल चक्र सघनता का। धान दिया है जो कि किसका है बेटा? खरीफ का। किसका है? खरीफ का। ठीक है, खरीफ ले लेते हैं, के लिख देता हूं। खरीफ के बाद अलसी कौन से मौसम का आता है? रबी। फिर कपास, ये भी खरीफ का है भाई साहब। फिर ये रबी का है, और ये जायद का है जी। देखते हैं, ये स्टार्ट हुआ है मान लो 2024 से। कौन से? जून जुलाई से। जून जुलाई से कौन भाई? अपना ये भाई साहब जून जुलाई में हो गया। फिर ये अक्टूबर नवंबर में बो करके फरवरी मार्च तक निपट गया। ठीक है ना? कब बोया गया ये? अक्टूबर से नवंबर में बोया गया भाई साहब। उसके बाद यहाँ पर अलसी कब कट गया बेटा? फरवरी से मार्च में कट गया। फिर डायरेक्ट कपास आ रहा है। अब ये कपास कौन से मौसम का है? खरीफ। मतलब ये फिर कब बोया जाएगा बेटा? जून से जुलाई। मतलब यहाँ पर जायद फसल नहीं बोया गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष हो गए भाई? 1 वर्ष हो गए। फिर जून जुलाई मतलब फिर से नया कृषि वर्ष स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से जितने भी फसल उधर बोएंगे उसको दूसरे वर्ष में काउंट करेंगे। तो जून जुलाई से पहला फसल बोया जा रहा है। अब ये कपास जून जुलाई में बो करके अक्टूबर नवंबर तक कट जाएगा। फिर नवंबर वगैरह में चना सरसों डाल देंगे। ठीक है नी? अक्टूबर से नवंबर में डाल दिए। उसके बाद फिर मूंग बोया जा रहा है। मूंग को कब बो रहा है बेटा? अच्छा, ये कटेगा कब? अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा तो फरवरी मार्च में कट जाएगा। तो मार्च अप्रैल में मूंग डाल देंगे, जो कि अपना बारिश से पहले खत्म हो जाएगा। मतलब इसको कब बो रहे हैं? मार्च में बो रहे हैं। अप्रैल तक क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक भी कितने वर्ष लग रहा है बेटा? 1 वर्ष। इधर मई तक जा रहे क्या? अप्रैल तक निपट जा रहा है। मतलब 1 वर्ष 2 वर्ष। तो मैं वर्ष को नीचे लिख दूं क्या? अब फसलों की संख्या काउंट करते हैं। ये फसल मानेंगे 1, ये कितना है? 1 धन 1, ये भी गिनेंगे। चलो प्लस ये कितना फसल है? ये 1। ओके। उसके बाद ये 1 2 3 4 5। तो मैं लिख देता हूँ भाई साहब 5/2 गुना 100। तो 500/2। 2.5 से काटो, कितना आ जाएगा बेटा? 250 निकल गया सबका। ऐसे ही निकालना है, इजी है बड़ा। चलिए
तो मेरे ख्याल से अब आप लोग बनाना सीख गए, समझ आ गया। कभी कभी क्वेश्चन क्या देगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देगा और आपको ये पूछेगा ये कितने वर्ष का फसल चक्र है। आपको फसल चक्र सघनता तक जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट पूछेगा, ऐसे दे देगा फसल चक्र कितने वर्ष का, बस आपको वर्ष बताना है, ठीक है नहीं। अगर ऐसा बोलता है कि किसी स्थान की फसल चक्र सघनता 400% है, 400% है, और एक वर्ष में किसी जगह का फसल चक्र सघनता 400 वर्ष है, बता उस फसल चक्र में कितने क्रॉप सम्मिलित होंगे? 4 बन जाएगा। अगर एक वर्ष में किसी स्थान का फसल चक्र सघनता निकालना बेटा 300, कितने फसल होंगे सम्मिलित? 3। एकदम क्लियर है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछे, अगर फसल चक्र सघनता बोलता है तो फार्मूला लगाना, केवल वर्ष पूछता है कभी कभी कितने फसल है बताइए ऐसा बोल देगा, फसलों की संख्या कितना है, ठीक। तो ये रूल्स याद रखोगे तो क्वेश्चन बनेगा। क्लियर। अब नया टॉपिक को और बढ़ते हैं अपन, ये हो गया सबका क्लियर? चलिए नया टॉपिक, फसल सघनता, जिसको शस्य सघनता हिंदी में और बोलते हैं, और इंग्लिश में क्रॉप इंटेंसिटी। इससे अपन को क्या पता चलेगा, बड़ा सिंपल सा है। देखो परिभाषा दिया हुआ है बुक के हिसाब से कि अधिक पैदावार लेने के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में फसलों को बहुत अधिक संख्या में बोते हैं, तो उसी से अपन को क्या मिलता है? फसल सघनता या शस्य सघनता। किसी पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में कितने अधिक संख्या में फसल बो रहे हैं, उसके हिसाब से उस क्षेत्र की क्या निकलती? फसल सघनता या शस्य सघनता। उदाहरण से समझेंगे, बट इसका पहले फार्मूला दिया हुआ बेटा, फसल सघनता ज्ञात करने का सूत्र है, इसका भी फार्मूला डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। फसल सघनता बराबर क्या बोल रहा है? कुल कृषिगत क्षेत्र, कुल कृषि योग्य भूमि इंटू 100। अब दोनों का मतलब समझेंगे। कृषिगत क्षेत्र क्या होता है, कृषि योग्य भूमि क्या होता है? कृषिगत क्षेत्र मतलब जितने क्षेत्र में खेती किया गया है, मतलब जितने भूमि का उपयोग किया गया है, उसको कृषिगत क्षेत्र बोलेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल, मेरे पास 10 हेक्टेयर भूमि है भाई साहब, और मैंने 10 हेक्टेयर में से केवल 9 हेक्टेयर का यूज किया, 1 हेक्टेयर का यूज नहीं किया, तो कृषिगत क्षेत्र कितना है भाई साहब? 9 हेक्टेयर। और ये 10 हेक्टेयर क्या रहेगा? कुल कृषि योग्य भूमि। मतलब मेरे पास कुल कृषि योग्य भूमि कितना है? 10 हेक्टेयर, लेकिन मैंने कितने में खेती करा? 9। तो वैसे ही आप लोग को निकालना है। कृषिगत क्षेत्र पूछेगा तो जितने एरिया का हमने यूज किया खेती को करने के लिए, और योग्य भूमि मतलब जितना एरिया हमारे पास अवेलेबल है। समझ आ गया? तो क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया रहेगा और आपको ये सूत्र के आधार पर बनाना। चलिए मैं अपने से क्वेश्चन देता हूं, फार्मूला हो गया। अब एक क्वेश्चन यहीं पर बना देते हैं भाई साहब। क्वेश्चन है कि एक किसान है, कौन है? एक फार्मर है। अब उस किसान के पास जमीन कितना है? मान लो 8 हेक्टेयर जमीन है भाई साहब। यस, ठीक है। जमीन है 8 हेक्टेयर, यानी कि खेती योग्य भूमि कितना है? 8 हेक्टेयर। अब वो कैसे यूज करता है? देखो किसान क्या करता है भाई साहब, पहले क्या करता है? 4 हेक्टेयर में धान बोता है, ओके। फिर 3 हेक्टेयर में चना बोता है, ठीक। फिर क्या करता है? फिर 7 हेक्टेयर में सब्जी बो देता है, ओके। हाँ
हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 हेक्टेयर बो दिया, 3 हेक्टेयर बो दिया, 7 हेक्टेयर बो दिया। ओके, अब ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका आपको फसल सघनता या शस्य सघनता निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कोई इसमें गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ तो नहीं है ना? जमीन कितना है फार्मर के पास? 8 हेक्टेयर। तो मैं फार्मूला में चुपचाप रख देता हूँ, कितना बेटा? 8। अब कृषिगत क्षेत्र कितना दिख रहा है हमको? 4 3 7, 7 और 7 14। क्लियर? अब बगल में क्या लिखना है भाई साहब? इतना होने के बाद मुझे अब क्या आंसर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। आप इसको और इसको गुना कर दोगे कितना आ जाएगा? 1400 आ जाएगा क्या? यस सर, 1400 हो गया भाई। बट्टे में कितना है? 8। 2 से कट रहा है क्या? यस सर। 8 2 4 8, 2 7 14, फिर 2 से कट रहा है? यस सर। 2 दूनी 4, और ये 350 आएगा? यस सर। फिर कट रहा है 2 से? 2 एकम 2, ठीक है नी? 2 एकम 2, बच गया कितना? 1। 2 7 14, बच कितना गया? 1। 2 पंचे 175 क्या आएगा हमारा? यही हमारा आंसर। उस एरिया का या उस फार्म का, उस किसान के फार्म का शस्य सघनता कितना है भाई साहब? 175%। अब आप लोग बोल रहे थे कि भाई 8 हेक्टेयर है, इधर ज्यादा हो रहा है नहीं? तो देखो पहले 8 हेक्टेयर है तो खरीफ में कितना यूज किया? 4 हेक्टेयर। ओके, अब ये चना बो रहा है, मतलब ये सब खाया हो गया ना भाई। इसके कटने के बाद चना बोया। अगर मान लो आप ऐसा लिखा रहता 4 हेक्टेयर में धान और 3 हेक्टेयर में मूंग, ऐसा करके लिख देता, तब भी कोई दिक्कत है क्या? किसान के पास जमीन कितना है? 8। 4 हेक्टेयर में खरीफ का मौसम है भाई साहब, इसको पहले समझो। खरीफ के मौसम में यूज कर रहा है 4 हेक्टेयर में धान और 3 हेक्टेयर में मूंग। पॉसिबल है? अगर मैं इसको 5 कर देता तो पॉसिबल होता क्या? भाई 8 हेक्टेयर भूमि है और 4 5 9 हो जाता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर लिख दूं 3, पॉसिबल है? 4 और 3, मतलब खरीफ के मौसम में उन्होंने 7 हेक्टेयर भूमि का यूज किया। अब खरीफ के बाद तो ये कट जाएगा ना भाई साहब। 1 हेक्टेयर बचा हुआ है, खरीफ में 7 हेक्टेयर का यूज किया और 1 हेक्टेयर क्या है? बचा हुआ है। खरीफ के कटने के बाद खरीफ में कितने हेक्टेयर का यूज हुआ? 7। ये कट जाएगा तो किसान के पास और कितना जमीन रहेगा खेती के लिए? 8 हेक्टेयर। फिर से ये 7 में फसल बोएगा तो 7 हेक्टेयर को काट देंगे तो उस खेत में फिर से खेती कर सकते हैं ना। तो फिर से उसके पास कितना खेती योग्य भूमि हो गया? 8। अब रबी में उसके पास फिर से कितना है? 8 हेक्टेयर है। उसमें कितना यूज किया भाई साहब? 3। उसके बाद ये कट गया तो जायद में उन्होंने 7 हेक्टेयर में सब्जी उगाई है। इसके कटने के बाद क्या यूज किया? वो जायद में सब्जी। इसलिए आप लोग का ये 14 हेक्टेयर का यूज हुआ है 1 साल। ठीक है ना? इसको अभी नहीं ले रहे हैं ना, आपको ऐसे काउंट करना है। ये खरीफ में है बेटा, खरीफ के कटने के बाद खेत खाली हो गया, फिर रबी में बोए, उसके कटने के बाद जायद में 7 हेक्टेयर। ये समझ आ गया? एक और क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन ये है, एक किसान के पास जमीन कितना है भाई साहब? देखते हैं। मान लो जमीन है 12 हेक्टेयर, ठीक है। अब किसान क्या करता है 12 हेक्टेयर के साथ? क्या क्या करता है देखते जाओ। 10 हेक्टेयर में मूंगफली डाल दिया भाई साहब, चलिए, है ना। और 1 हेक्टेयर में क्या किया वो? क्या बोले? मक्का डाल दिया, मक्का डाल दिया, ठीक है।
10 हेक्टेयर में मूंगफली, 1 हेक्टेयर में मक्का। फिर क्या किया, मक्का जब निकल गया उसके बाद क्या किया, वो चना डाल दिया 6 हेक्टेयर में। क्लियर? उसी के साथ अलसी डाल दिया भाई साहब 5 हेक्टेयर। ठीक, उसके बाद अलसी के बाद 7 हेक्टेयर में टमाटर और 2 हेक्टेयर में कद्दू। अब इतने का आप लोगों को फसल सघनता निकालना है। क्वेश्चन बड़ा अटपटा दिख रहा है, लाइन से पढ़ना है। जमीन कितना है, 12। मैं चुपचाप फार्मूला में क्या लिख देता हूँ नीचे में 12। इसी की भूमि कितना है भाई, 12। अब देखो 12 हेक्टेयर किसान के पास जमीन है जिसको हमने फार्मूला में डाल दिया। ठीक है, अब इधर चलते हैं कि कितने में उसने खेती करा। 10 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर कितना हो गया, 11। एक साथ 11 लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस फिर क्या किया, चना बोया 6 हेक्टेयर में। फिर चना के बाद उसके बाद नहीं, 6 एकड़ में चना और 5 हेक्टेयर में, एकड़ बोला था सॉरी, 6 हेक्टेयर में और 5 हेक्टेयर में चना और अलसी डाल 6 5 चलो फिर से। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 7 हेक्टेयर में टमाटर डाल दिया और 2 हेक्टेयर में कद्दू। 7 और 2 हो गया, क्लियर? ठीक, इतना को टोटल कर दो भाई। ठीक है, अच्छा कद्दू के साथ साथ 1 हेक्टेयर में वो क्या ले लेता है, भिंडी ले लेगा। चलो भिंडी कर देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो रहा था और 1। अब इसको काउंट करो, 9 और 1 10, 10 और 11 21, 21 और 11 32। तो 32 का बटा 12 इंटू। ठीक है, अब इतने को अपन काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं भाई। ठीक है, तो मिटा नहीं रहा मैं, 1 बना दूंगा। चलो काटो, 2 से काटो, 2 6 का और ये 16। फिर 2 से काट रहे हैं, 2 तिया 2 8 और 8 का गुना 100 से कर दो, 800 हो गया। और इसको 3 से भाग देना है क्या, चलो 3 से भाग दे देते हैं भाई, ऐसे वाला दे देते हैं, सस्ता वाला। तो 3 दूनी बस कितना गया भाई, उतारिए 0। 3 3 6 का कितना बच गया, फिर उतारिए 0। 3 6 का, इधर चलते रहे। तो 266 हमारा क्या होगा बेटा, फसल सघनता, चक्रनी फसल सघनता। ठीक, ये अब इस क्वेश्चन में देखो, किसान के पास 12 हेक्टेयर जमीन था। ठीक है ना, 10 हेक्टेयर ये खरीफ के मौसम का है बेटा। 10 हेक्टेयर में मूंगफली डाल दिया, ये खरीफ का है, और मक्का भी खरीफ का, मतलब खरीफ मौसम में उसने 10 और 1 11 हेक्टेयर यूज किया। 12 में से 11 हेक्टेयर खरीफ में यूज किया, 1 हेक्टेयर का यूज नहीं कर पाया। अब इसके कटने के बाद फिर से क्या कर रहे हो, रबी में चना 6 हेक्टेयर और अलसी भी कब का है, रबी का। 6 5 11 हेक्टेयर का यूज किया उसने बेटा रबी में। रबी के फसल कटने के बाद वो 7 हेक्टेयर में टमाटर, 2 हेक्टेयर में कद्दू और 1 हेक्टेयर में भिंडी लगा रहा है। तो 7 2 9 और 1 10, मतलब जायद में उसने 12 में से 10 हेक्टेयर का यूज किया। सभी को ऐड किए तो अपन के पास कितना आया, 32 और बट्टे 12 इंटू 100। तो हमारे पास आंसर निकल के कितना आ गया। तो उस फार्म की, उस किसान के फार्म की फसल सघनता 266% है। क्लियर है? चल बना लोगे, आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप फसलों की कितना मतलब एरिया कवर हुआ है उसको काउंट करके ऊपर में लिखना है, नीचे कितना किसान के पास है इंटू 100 बन जाएगा ये। अब यहाँ पर भारत की बात आती है, मैं
फार्म के बात नहीं कर रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर किसान के फार्म का बात नहीं कर रहा, मैं अब भारत की बात कर रहा हूँ। भारत की शस्य सघनता कितना है वर्तमान में? भारत की शस्य सघनता 142% है वर्तमान में। कितना है? 142। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अभी वर्तमान में कितना है? 142। क्लियर है? मतलब भारत में फसल सघनता को अभी बढ़ाना चाहिए। केवल 142 है, कम से कम 200 होना चाहिए भाई। समझ आ रहे हैं? किसान के पास मान लो 100 हेक्टेयर भूमि होगा, मतलब भारत के पास मान लो 100 हेक्टेयर भूमि होगा, तो वो 100 हेक्टेयर का खरीफ में यूज कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा रबी में कर रहा है, कुछ जायद में नहीं कर रहा है। अगर खरीफ रबी जायद में करता तो 142% न रहेगा के ज्यादा रहेगा, या फिर खरीफ रबी जायद में भी कर रहा होगा तो जितना जमीन है उतने में नहीं कर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा जमीन में कर रहा होगा। इसलिए शस्य सघनता क्या है बेटा? कम है। समझ आ गया? इसको बढ़ा सकते हैं। समझ आ गया? एक एग्जांपल मान लो, इसको लिख लिए। चलिए शस्य सघनता कितना बढ़ सकता है इसको देखते हैं। मान लो मेरे पास 1 हेक्टेयर भूमि है भाई साहब। कितना? 1 हेक्टेयर। मैं खरीफ में 1 हेक्टेयर यूज किया। कब? खरीफ में। फिर 1 हेक्टेयर रबी में और 1 हेक्टेयर बेटा जायद। चलिए इसका निकालते हैं। कितना आएगा भाई? ऐसी होगा क्या? कितने एरिया का यूज हुआ है? 3 हेक्टेयर। मेरे पास कितना हेक्टेयर है? 1। तो 3/8 बराबर कितना होगा? 300 से ज्यादा नहीं। समझ आ गया? समझ आया भाई? क्या 100% से कम हो सकता है? आप लोग के लिए होमवर्क, क्या शस्य सघनता 100% से कम हो सकता है क्या? इसको आप लोग निकाल आइएगा। अभी नहीं बताइए, अभी बताओ फिर मैं रीजन पूछूंगा, करके दिखाओ बोलूंगा। कल आप लोग पूरा जोड़ ओड़ करके पूरा कैलकुलेशन करके आना और मुझे बताना, फिर मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा कि क्या फसल चक्र सघनता तो पता चल गया कि वो 100% से कम हो ही नहीं सकता, बट अभी बात चल रही शस्य सघनता का कि क्या वो 100% से कम हो सकता है। मैक्सिमम कितना जाएगा कि अगर भाई मेरे पास 1 हेक्टेयर है और 1 हेक्टेयर में मैं सारे मौसम में खेती कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम मेरा कितना जाएगा भाई साहब? 300%। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। 1 हेक्टेयर है, आप जायद में 2 हेक्टेयर थोड़ी ना खेती करोगे। समझ आ रहे हैं? खेती करोगे भी तो आपको दूसरा एरिया लेना पड़ेगा, एरिया बढ़ जाएगा तो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। भाई मेरे पास 1 हेक्टेयर पहले है, 1 हेक्टेयर में मैं खेती कर डाला, अब नीचे को जबरदस्ती बढ़ा रहा हूँ, कृषि योग्य भूमि को बढ़ा दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं। इधर कम ले रहे हो लेकिन खेती, तो उससे आप लोग का ये निकलते जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग को समझ आ गया होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला आता है कभी कभी। शस्य सघनता का सूत्र क्या है? फसल चक्र सघनता का सूत्र क्या है? ठीक।